नमस्कार साथियों। तो आज हमारी क्लास रहेगी दिष्ट धारा मशीन चैप्टर की। इस चैप्टर से हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मशीन वाले चैप्टर शुरू हो जाते हैं। तो दिष्ट धारा मशीन चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे जनित्र और मोटर कि जनित्र और मोटर किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है जनित्र। जनित्र अर्थात जनरेटर। अब जनित्र नाम से आपको स्पष्ट होगा कि जनित्र ये जनित्र करेगा, मतलब कि कोई ऊर्जा है उसको हम उत्पन्न करेंगे इसके माध्यम से। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जनित्र। अब देखते हैं हम मोटर के बारे में। मोटर, तो मोटर क्या होती है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? मोटर। जैसे हमारे घरों में पंखा जो होता है उसमें भी मोटर लगी रहती है, हम उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं और उससे हमको हवा प्राप्त होती है अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। तो इस प्रकार मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है और वही युक्ति मोटर कहलाती है। अब इसके आगे हम यदि डीसी जनित्र लगा दें तो जो जनित्र डीसी उत्पन्न करता है, डीसी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो डीसी जनित्र कहलाता है। और जो एसी उत्पन्न करता है वो एसी जनित्र कहलाता है। उसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जो हम अल्टरनेटर वाले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। और इधर मोटर में भी ऐसा ही है कि जिसमें अगर डीसी से जो मोटर डीसी से चल रही है, डीसी सप्लाई से, उसे तो हम डीसी मोटर कहते हैं, और जो एसी सप्लाई से चलती है उसे एसी मोटर कहते हैं। अब देखते हैं हम डीसी मशीन की संरचना के बारे में। इस चैप्टर में हम डीसी मशीन की संरचना किस प्रकार की होती है, उसके जो भाग रहते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डीसी मशीन की संरचना। तो डीसी मशीन की जो संरचना उसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ। तो डीसी मशीन की जो संरचना है वो इस चित्र के समान होती है। तो इसमें जो ये है ये शाफ्ट कहलाती है, ये शाफ्ट कहलाती है। और ये जो होता है वो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर। इसमें जो ये होते हैं वो फील्ड पोल अर्थात पोल शू कहलाते हैं। फील्ड पोल, इन्हें पोल शू भी कहते हैं। और जब ये जो होता है इस पे जो वाइंडिंग की जाती है इन पर फील्ड पोल पर, वो फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। फील्ड वाइंडिंग। ये जो ऊपर का भाग रहता है ये योक कहलाता है। योक अर्थात इसे हम फ्रेम भी कहते हैं, योक या फ्रेम। अब बात करें इसके स्टेटर की। इसमें ये जो होते हैं पहले ये आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। और इधर ये इसके अनुसार इसमें जो स्टेटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है फील्ड पोल के द्वारा, ये स्टेटर कहलाता है। तो ये होती है डीसी मशीन की संरचना। तो डीसी मशीन की संरचनाओं में सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है हमारा बॉडी, फ्रेम, जिसे हम फ्रेम भी कहते हैं। तो हम देखते हैं बॉडी के बारे में। बॉडी जिसे हम फ्रेम भी कहते हैं या इसे ही हम योक भी कहते हैं, योक। तो अर्थात कोई भी उपकरण है
उसको बॉडी, जो उसके बाहरी आवरण होता है वो बॉडी होती है, अर्थात उसे हम फ्रेम भी कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? किसी भी उपकरण का जो बाहरी आवरण है वो क्या काम करता है? उसकी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, उस उपकरण को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो बॉडी, फ्रेम या योक का तो पहला कार्य यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इसके अलावा इसका एक और कार्य है। तो ये तो हमें यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता ही है, और साथ साथ ये चुंबकीय बल रेखाओं को पथ भी प्रदान करता है। इस पर जो फील्ड वाइंडिंग हो रही है तो वो योक के अनुसार वो उस उपकरण के अंदर ही रहे, जो चुंबकीय बल रेखा है वो अंदर ही रहे, अर्थात उसके पथ पर ही रहे। तो उसका कार्य भी ये योक करता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना किसका कार्य? बॉडी, फ्रेम या योक का। अब ये जो बॉडी है, फ्रेम है, ये योक है, ये बना किसका होता है? तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो छोटी मशीनें होती है, छोटी डीसी मशीनें, उसमें ये ढलवा लोहे की बनी होती है। ढलवा लोहे का जो बाहरी आवरण होता है बॉडी, वो ढलवे लोहे की बनी होती है। इसे ही इंग्लिश में कास्ट आयरन भी कहते हैं। कास्ट आयरन आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ने में याद रखें, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी दे सकता है वो आपको। और जो बड़ी मशीनें होती है, बड़ी मशीन, उसमें ये ढलवा इस्पात, अर्थात ढलवा स्टील, इस्पात यानी स्टील, ढलवा इस्पात या मृदु इस्पात के बनी होती है। ढलवा इस्पात या मृदु इस्पात, और इसे इंग्लिश में कास्ट स्टील कहते हैं, कास्ट स्टील। तो बॉडी और फ्रेम या योक छोटी मशीनों में तो ढलवे लोहे की, और बड़ी मशीनों में ढलवे इस्पात की बनी होती है। अब ये ढलवे लोहे की छोटी मशीनों में क्यों बनी होती है और बड़ी मशीनों में ढलवा इस्पात की क्यों बनी होती है, इसका कारण देखते हैं। तो बड़ी मशीनों में जो बॉडी है योक ढलवा इस्पात की बनी होती है, वो क्यों बनी होती है इस्पात की? तो इसका कारण जो है, इस्पात की जो चुंबकशीलता होती है वह अधिक होती है, इस कारण उसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो पहला कारण है इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है, इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है, जिससे उस उपकरण की दक्षता बढ़ जाती है, जिससे उसकी दक्षता बढ़ जाती है। और दूसरा जो कारण है, लोहे की तुलना में इस्पात का कम प्रयोग होता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, अर्थात लोहा हमारा भारी होता है और इस्पात थोड़ा हल्का होता है। तो लोहे की तुलना में इस्पात का प्रयोग कम होता है, जिससे जो उपकरण होता है उसका भार भी कम हो जाता है, जिसके कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन अर्थात इधर से उधर ले जाने में आसानी होती है। तो दूसरा कारण लिखते हैं हम। तो लोहे की तुलना में इस्पात का कम प्रयोग होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, अर्थात किसी भी उपकरण को इधर से उधर ले जाने में हमें आसानी होती है। तो जो बड़ी मशीनों में ढलवा इस्पात की जो बॉडी या योक बनी होती है, उसका कारण ये दोनों है कि इस्पात की चुंबकशीलता अधिक होती है और इस लोहे की तुलना में इस्पात का कम प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम डीसी मशीन के पोल के बारे में, जिस पर हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो हम देखते हैं पोल के बारे में। पोल अर्थात ध्रुव भी कहते हैं, हम इसे हिंदी में ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव। तो पोल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के।
पहला है स्थायी चुंबक वाले पोल जिसमें स्थायी चुंबक लगी होती है, और दूसरा है विद्युत चुंबक, अर्थात उसमें कुंडली होती है, उसमें विद्युत धारा देते हैं जिससे वो विद्युत चुंबक का कार्य करती है। तो पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है विद्युत चुंबक। सबसे पहले देखते हैं हम स्थायी चुंबक के बारे में। स्थायी चुंबक अर्थात परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट का जो उपयोग है वो छोटी मशीनों में किया जाता है, अर्थात जो कम दक्षता की होती है और छोटी मशीनें होती है उसमें स्थायी चुंबक पोल का प्रयोग किया जाता है। छोटी मशीनें जिसकी दक्षता कम हो, जिसकी दक्षता कम हो। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है वो है डायनामो। डायनामो में हम स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रकार आता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक अर्थात ये स्थायी चुंबक का पोल है और ये विद्युत चुंबक का पोल है। तो विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबकीय गुणों में परिवर्तन होता है जिससे ये विद्युत चुंबक कार्य करती है। तो विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबकीय गुणों में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत चुंबक कार्य करती है। अब बात करते हैं विद्युत चुंबक के जो पोल होते हैं वो भी दो प्रकार होते हैं। वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो विद्युत चुंबक के दो प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो है मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल। अब मोल्डेड पोल कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम छोटी मशीनों में ये मोल्डेड पोल प्रयोग में लेते हैं। तो छोटी मशीनों में प्रयुक्त होते हैं। छोटी मशीनों में प्रयुक्त। दूसरा पॉइंट आता है ये ढलवा लोहे अर्थात कास्ट आयरन के बने होते हैं। ढलवा लोहे से निर्मित होते हैं मोल्डेड पोल। अब तीसरा पॉइंट जो आता है ये बॉडी के साथ मोल्डेड करके बनाए जाते हैं, अर्थात इसमें जो उपकरण होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके साथ ही ये मोल्डेड करके बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मोल्डेड पोल कहते हैं। ये बॉडी के साथ मोल्डेड करके बनाए जाते हैं। मोल्डेड करके बनाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट आता है इनकी जो कोर होती है वो सॉलिड होती है। ये सॉलिड कोर होती है। ये सॉलिड कोर के होते हैं। ये सॉलिड कोर के होते हैं। तो ये है मोल्डेड पोल। तो विद्युत चुंबक प्रकार के जो दो प्रकार के पोल हैं जिसमें हमने पहला प्रकार देखा है मोल्डेड पोल। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की जिसका नाम है शू सहित लेमिनेटेड पोल। शू सहित लेमिनेटेड पोल। तो अब इनके पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये बड़ी मशीनों में प्रयुक्त होते हैं। बड़ी मशीनों में प्रयुक्त। सेकंड जो पॉइंट है इसका ये कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से निर्मित होते हैं। कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बॉडी के साथ नट बोल्टों द्वारा कसे जाते हैं, जबकि मोल्डेड पोलों को हम बॉडी के साथ मोल्डेड करके बनाए जाते थे और ये जो शू सहित लेमिनेटेड पोल है वो नट बोल्ट के द्वारा बॉडी पर कसे जाते हैं। तो ये बॉडी के साथ नट बोल्ट द्वारा कसे जाते हैं।
और इनकी जो कोर होती है वह लेमिनेटेड होती है। इनकी कोर लेमिनेटेड होती है, जबकि मोल्डेड पोल की सॉलिड कोर होती थी। तो यह है शू सहित लेमिनेटेड पोल। अब देखते हैं हम पोल से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो पोल के आगे का भाग जो शू की तरह होता है, अर्थात शू की तरह जो पोल का भाग होता है वह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जिसका क्षेत्रफल पोल के लगभग 2 गुना होता है। अर्थात पहली बात तो जो पोल का जो शू का वाला भाग होता है वो पोल से 2 गुना ज़्यादा होता है, पोल से लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है। तो पोल के आगे का भाग, पोल के आगे का भाग शू की तरह होता है, जिसका क्षेत्रफल पोल से लगभग 2 गुना होता है, पोल से लगभग 2 गुना होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये शू की तरह इसलिए बनाया जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व का फैलाव सभी जगह एक समान हो। तो इस जो पोल जो होते हैं उनका जो आकार होता है वह शू की तरह होता है, और जो शू का आकार होता है वो पूरे पोल के क्षेत्रफल से 2 गुना होता है। और ये शू की तरह इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व का जो फैलाव है वो सभी जगह एक समान हो, अर्थात यूनिफॉर्म हो। तो शू की तरह इसलिए बनाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व का फैलाव एक समान हो। इसलिए हम जो पोल होते हैं उनको शू की तरह बनाते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो पोल की जो संख्या होती है वह 2 के गुणक में होती है। सबसे पहले पोल की संख्या 2 के गुणक में होती है, 2 के गुणक में होती है। अब बात करते हैं न्यूनतम पोलों संख्या और अधिकतम पोलों की संख्या। तो न्यूनतम जो पोल है वो 2 हो सकते हैं, और जो अधिकतम जो पोल होते हैं वो 8 हो सकते हैं। किसी मशीन में पोलों की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है और अधिकतम 8 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो शू की तरह हम जो बनाते हैं उसका एक कारण तो यह है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय घनत्व का फैलाव एक समान हो, और दूसरा कारण इसका एक और है जो परीक्षा में पहले आया भी है कि पोल को हम शू की तरह क्यों बनाते हैं। तो उसका कारण ये भी है कि वाइंडिंग उस पर ठहर सके, जो हम पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं उस पर ठहर सके। तो शू की तरह इसलिए भी बनाते हैं ताकि वाइंडिंग उस पर ठहर सके। तो ये दोनों कारण है जो पोल होते हैं फील्ड पोल, उनको शू की तरह किस लिए बनाए जाते हैं। तो ये दोनों कारण है जो परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं। अब देखते हैं हम फील्ड वाइंडिंग के बारे में। तो फील्ड वाइंडिंग कहते किसे हैं। तो हमने देखा जो फील्ड पोल होते हैं उस पर की गई वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। तो पोल पर की गई वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। सीरीज फील्ड,
सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बारे में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो की जाती है वो मोटे तार से की जाती है। सबसे पहले इसमें मोटा तार काम में लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इसकी जो लपेटों की संख्या होती है वह कम होती है। लपेटें कम, अर्थात लपेटों का मतलब है टर्न्स की संख्या जो कम होती है। नेक्स्ट आता है, इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है, प्रतिरोध भी कम होता है, क्योंकि अगर हम इसमें मोटा तार ले रहे हैं तो आपने देखा था प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो इसमें मोटा तार ले रहे हैं तो इसका प्रतिरोध कम होगा, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका जो टॉर्क होता है वो अधिक होता है, इसका टॉर्क अधिक होता है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, मोटे तार से कम लपेट, प्रतिरोध भी इसका कम और टॉर्क अधिक होता है। नेक्स्ट आती है शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग, तो शंट फील्ड वाइंडिंग है जो इसके व्युत्क्रम होती है, अर्थात इसमें मोटा तार काम में लेते थे, इसमें हम पतला तार काम में लेंगे, पतला तार। नेक्स्ट, इसमें लपेटों की संख्या कम थी, इसमें लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी, तो लपेटें अधिक। नेक्स्ट आता है, इसमें इसमें प्रतिरोध कम होता था, अब इधर पतला तार काम में ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कम है, अर्थात प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इसमें प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक। नेक्स्ट आता है, इसका टॉर्क अधिक होता था, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग का टॉर्क नियत होता है, इसका निम्न नहीं होता है, इसका टॉर्क जो होता है वो नियत होता है। नेक्स्ट आती है कंपाउंड वाइंडिंग। कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग, तो कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग का मतलब है सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड दोनों की वाइंडिंग जो मिला के की जाने वाली वाइंडिंग कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, अर्थात उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी। तो सीरीज प्लस शंट, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का योग अर्थात कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग कहलाता है। अब बात करते हैं हम डीसी मशीन के आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर, तो आर्मेचर जो होता है वो रोटेटिंग भाग होता है, अर्थात घूमने वाला भाग होता है। तो आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके, अर्थात वार्निश और लेमिनेटेड करके बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। तो ये सिलिकॉन स्टील की वार्निश लेमिनेटेड की गई पत्तियों से बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है, बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। तो आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित होता है, और कौन सी आकृति में? बेलनाकार आकृति में। अब देखते हैं इसका कारण कि ये सिलिकॉन स्टील का उपयोग जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है और इसे पत्तियों के रूप में क्यों बनाया जाता है। तो इसका कारण देखते हैं। तो सिलिकॉन का जो मिलाने का कारण है वो है हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाई जाती है वो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए मिलाई जाती है। तो सबसे पहला है सिलिकॉन की मात्रा, हिस्टेरेसिस हानि, अर्थात हमने हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था, तो उसी से संबंधित हानि है ये शैथिल्य हानि या हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें जो स्टील होता है वो क्यों यूज में होता है। सिलिकॉन तो मिलाते ही हैं वो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, और जो स्टील का यूज होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। स्टील का प्रयोग चुंबकशीलता अधिक होने के कारण, चुंबकशीलता अधिक होने के कारण स्टील का प्रयोग चुंबकशीलता अधिक होने के कारण किया जाता है। और ये जो पत्तियों के रूप में बनाया जाता है अर्थात लेमिनेटेड, लेमिनेटेड का अर्थ आता है इसको पत्तियों के रूप में बनाना। तो इसे लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो एडी करंट हानि का जो हानि होती है, एडी करंट हानि, उसको कम करने के लिए इसे पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। तो लेमिनेशन या लेमिनेटेड, लेमिनेटेड एडी करंट हानि अर्थात इसे हम भंवर धारा हानि भी कहते हैं। तो एलिमिनेटेड एडी करंट हानि को कम करने के लिए, इसे इस प्रकार बनाया जाता है। अर्थात सिलिकॉन की मात्रा हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, स्टील की मात्रा क्यों, क्योंकि चुंबकशीलता अधिक होती है, और लेमिनेटेड एडी करंट हानि को कम करने के लिए। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन का, उसे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए उसे लेमिनेटेड बनाया जाता है। अब एक खास पॉइंट है जो आप नोट लगा के लिखना। तो आर्मेचर को हम लेमिनेटेड बनाते हैं अर्थात पत्तियों के रूप में बनाते हैं, तो उन पत्तियों की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ भी चुका है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखें कि पत्तियों की जो मोटाई है, पत्तियों की मोटाई 0.35 से लेकर 0.5 या 0.6 mm होती है। तो पत्तियों की जो मोटाई है 0.35 से 0.5 mm या 0.6 mm भी हो सकता है, वहाँ तक होती है। या कोई इसका एग्जैक्ट मान पूछे, एग्जैक्ट, तो इसका जो एग्जैक्ट मान है वो 0.5 mm। तो इसे आप बहुत ध्यान में रखें क्योंकि ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। अब बात करते हैं हम स्लॉट या खांचे के बारे में। तो स्लॉट या खांचे कहाँ होते हैं और ये क्या होते हैं। तो आर्मेचर जो होता है उस पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग करने के लिए जो आर्मेचर होता है उसमें स्लॉट कटे होते हैं। तो उन्हीं स्लॉट और खांचों के बारे में हम देख रहे हैं। तो स्लॉट और जो खांचे होते हैं वह वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि वाइंडिंग स्थापित करने के लिए निर्मित होते हैं। वाइंडिंग स्थापित करने हेतु, वाइंडिंग स्थापित करने हेतु स्लॉट या खांचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र को काटना। सब दूसरा भाग जो पॉइंट आता है इसका, चुंबकीय क्षेत्र को काटना है जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। तो आर्मेचर जो घूमता है उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब स्लॉट या जो खांचे होते हैं उसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसके द्वारा हम जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको काटते हैं। तो उसी काटने से हमको विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट जो कार्य है इनका, चुंबकीय क्षेत्र को काटना, चुंबकीय क्षेत्र को काटना जिससे ईएमएफ उत्पन्न हो, ईएमएफ उत्पन्न हो। तो इस जो स्लॉट होते हैं और खांचे होते हैं उनके ये दो कार्य, वाइंडिंग स्थापित करने के लिए और चुंबकीय क्षेत्र को काटना। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होते हैं खुले खांचे, सबसे पहला खुला प्रकार या खुले खांचे कह सकते हैं इनको। दूसरा होता है बंद, और तीसरा होते हैं अर्धबंद, सॉरी अर्धबंद नहीं, अर्ध खुला। अर्धबंद नाम का कोई प्रकार नहीं होता, तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये ऑप्शन में दे सकता है कि स्लॉट या खांचों के प्रकार हैं खुला, बंद, अर्धबंद और अर्धखुला। तो अर्धबंद जो प्रकार है वो नहीं होता,
खुला प्रकार के होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं और अर्ध खुले प्रकार के होते हैं। तो ये कैसे कैसे होते हैं? खुले जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, बंद जो होते हैं ये बंद होते हैं, और अर्धबंद होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज आते हैं वो अर्ध खुले प्रकार के खांचे आते हैं, और यही सही होती है क्योंकि इसमें वाइंडिंग नहीं निकलती। खुले प्रकार के खांचों में वाइंडिंग बार बार निकल जाती है। बंद प्रकार के खांचों में हम जो वाइंडिंग करते हैं वो उसमें दिक्कतें आती है, बार बार मुश्किलें होती है और ये कठिन भी होती है। तो सबसे जो ज़्यादा यूज आता है वो अर्ध खुले आते हैं। तो ये खांचों के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है उस पर की जाने वाली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी वेव वाइंडिंग। इन दोनों के बारे में आपको मैं अंतर करते हुए बताऊंगा, तो आप अंतर करते हुए अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लैप वाइंडिंग, और दूसरा है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग जो होती है उसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। अर्थात कोई भी डीसी मशीन है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग हो रही है और वो लैप वाइंडिंग है, तो उसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होगी, अर्थात ध्रुव के बराबर होगी। तो इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या बराबर पोल की संख्या, पोल की संख्या। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समांतर पथों को ए से दर्शाते हैं और पोल की संख्या को पी से। तो इसमें जो समांतर पथ होंगे ए बराबर पी हो गया, अर्थात पोल की संख्या के बराबर। जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या है, समांतर पथों की संख्या वो हमेशा दो होती है, अर्थात ए बराबर दो। अर्थात कोई भी डीसी मशीन है उसमें वेव वाइंडिंग हो रही है तो उसमें समांतर पथों की संख्या सदैव दो होगी, चाहे पोल की संख्या कितनी भी हो, पर समांतर पथों की संख्या दो ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लैप वाइंडिंग जो है वो समांतर क्रम में की जाती है, ये समांतर क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। जबकि वेव वाइंडिंग को हम श्रेणी क्रम में करते हैं, ये श्रेणी क्रम में करते हैं। ये श्रेणी क्रम में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लैप वाइंडिंग जो होती है उसमें ओवरलैप की स्थिति आती है। इसमें ओवरलैप की स्थिति रहती है। जबकि वेव वाइंडिंग में ओवरलैप की स्थिति नहीं रहती, इसमें नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो लैप वाइंडिंग जो की जाती है समांतर क्रम में की जाती है और वेव वाइंडिंग श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम में हमने प्रतिरोध चैप्टर में देखा था कि प्रतिरोधों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें वोल्टेज का मान समान रहता है, जबकि धारा का मान जुड़कर ज़्यादा हो जाता है। तो समांतर क्रम में धारा का मान ज़्यादा होता है और विभव का मान कम होता है, अर्थात उच्च धारा निम्न विभव। तो जो लैप वाइंडिंग जो होती है वो उच्च धारा और निम्न विभव के लिए काम में ली जाती है। उच्च धारा निम्न विभव हेतु प्रयुक्त की जाती है लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट वेव वाइंडिंग जो होती है वो श्रेणी क्रम में की जाती है और श्रेणी क्रम में धारा का जो मान होता है वो एक ही होता है, मतलब अर्थात धारा का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है। जबकि जो वोल्टेज होते हैं वो अधिक अलग अलग प्रतिरोधों पर वोल्टेज ड्रॉप जुड़कर एक अधिक वोल्टेज प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो विभव का मान होता है वह उच्च होता है, अर्थात उच्च विभव निम्न धारा के लिए हम वेव वाइंडिंग काम में लेते हैं। उच्च विभव
व निम्न धारा हेतु। निम्न धारा हेतु कौन सी वाइंडिंग काम में लेते हैं? वेव वाइंडिंग। तो यह है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।